नाउ गाइस दिस इज समथिंग जो वैसे मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, कॉमर्स बैकग्राउंड की चीज़ें है, बट दे आर प्रीटी सिंपल, तो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम एंड प्रॉपरली। देखो आप जब भी एक बिजनेस रन करते हो ना, दो तरीके के कॉस्ट आना शुरू हो जाते हैं एक बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्यूशन है, तो आई हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या है, यहाँ का एक बच्चा हो या 1000 बच्चे हो, मेरे को रेंट तो भरना ही पड़ रहा है यहाँ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं रखा नहीं है बट क्लीनर रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आके अपना साफ कर रही है। अब धंधा कितना चल रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। मैं मई में छुट्टी लेता हूँ तो मेरा जो लैंड ओनर जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो पैसे उधार पे लिए हुए हैं उसको मुझे देना पड़ता ही है, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह। तो दीज अप्रोक्सीमेटली बिकम्स फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, जैसे बिजली का खर्चा, बिजली का खर्चा हो गया जैसे कि शांत। अब मेरे को जो फैकल्टीज़ को कमीशन देना पड़ता होगा, एक वो हो गया, मेरे खुद का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब ये टोटल कॉस्ट है मेरा, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, फाइन। टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या दी हुई है कि वैसे अगर देखा जाए हमारे दिमाग में ये रहेगा कि जैसे जैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है, ठीक है, वो लीनियरली इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है बच्चा लोग। मेरा वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बच्चे हैं तो मुझे पहले एक एसी लगाना पड़ा था, मेरे पास 11वां बच्चा हुआ तो मेरे को 2 एसी लगाना पड़ रहा, तो एकदम से मेरा वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बढ़ गया। फर्नीचर इसका भी कि अगर मेरे पहले 15 बच्चे थे तो मेरे को एक कॉस्ट ऑफ ये डिप्रिसिएशन आ रहा था तो मेरे फर्नीचर का, ज़्यादा बच्चा है मेरे को एकदम से नया फर्नीचर लेना पड़ गया। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लीनियर, बट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही है अभी, अनलेस एंड अनटिल आई एकदम से बाय अनदर बिग लैंड विच वी आर नॉट अज्यूमिंग अभी के लिए। फेयर इनफ। हाँ वही 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 बोल रहा हूँ, वही है सबको तुम लोगों को। अब देखो तुम्हारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तुमको ये समझ में आ गया था, हाँ गाइस। अब देखो एक सेकंड, क्या अब मान लो मेरे को एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो मेरा टोटल कॉस्ट मान लो 10 लाख रुपए आ रहा है, मेरे पास में 1000 बच्चे अगर है तो मेरे एवरेज कॉस्ट हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ बच्चे इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अभी तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हूँ मैं, मान लो पिज्जा बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या जो मेरा टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ पिज्जा, तो वो मेरा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ ईच पिज्जा जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो उसको अपन लोग एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो एवरेज कॉस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस इन प्रोडक्शन का, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय एक्स होगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो था डिवाइड बाय एक्स होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट था डिवाइड बाय एक्स हुआ है, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चुका है। फेयर इनफ। तो बेसिकली तुमको टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। यदि एवरेज जो कॉस्ट रहेगा तुम्हारा वो कहेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। अब गाइस ये ग्राफ तुम लोग देख लेना तुम्हारे अपने हिसाब से। अब ये देखो गाइस, ये बहुत फुद्दू से एग्जांपल्स हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन आइटम फिक्स्ड कॉस्ट इतना है, ठीक है, चलो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट मिल चुका है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच आइटम 20 है, ठीक है। तो मेरे को कॉस्ट फंक्शन या टोटल कॉस्ट का क्या फंक्शन बनने वाला है, मेरा टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मेरे यूनिट्स एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट था मेरा 6000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 20 इंटू एक्स हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है? नहीं देखो, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉर 15 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पे एक्स जगह पे मैं क्या डालूंगा, 15 डालूंगा मैं, ठीक है। तो 6000 प्लस 15 इंटू 20 कितना हो रहा है वो 300 ना, ठीक है। तो 6300 हो गया है मेरा टोटल कॉस्ट। बट मुझे अब एवरेज कॉस्ट निकाल, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा मुझे। जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फॉर 100। तब ये एक्स जगह पे 100 डालूंगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा तो एवरेज कॉस्ट आना मेरा शुरू हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है? नेक्स्ट वाला देखिए बच्चा लोग, अब ये मेरे को दिया गया है कॉस्ट का फंक्शन मेरा। अब गाइस देखो, मेरा कॉस्ट का फंक्शन जो है, एक बार थोड़ा ध्यान से देखोगे आप लोग, इसमें से मैं फट से मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है
और मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो निकाल सकता हूँ। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तब भी लगने वाला जब मेरा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है। तो अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है, ठीक है, तो C ऑफ 0 मेरा 3 हो रहा है, तो दिस बिकम्स माई वॉट फिक्स्ड कॉस्ट एंड बचा कुचा बिकम्स वॉट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये मेरा टोटल कॉस्ट था। अब देखो मेरे को वेरियस फंक्शंस जो मांगे थे उसने, तो ये देख लो अभी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे दिख रहा है मेरा अच्छा टोटल कॉस्ट तो मुझे दिख रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे को डिवाइड बाय x करना पड़ेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा 3/x, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा दिस मच अपॉन x। समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा? देख फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल मैंने शौक में ट्यूशन तो खोल दिया था, ठीक है, एक भी बच्चा नहीं आया, यानी मेरा आउटपुट तो 0 हो रहा है ना, मतलब मेरा प्रोडक्शन 0 यानी x की वैल्यू 0 हो चुकी है अभी, बट मेरे को तभी फिक्स कॉस्ट जो है मेरा बाई का खर्चा मान ले और जो भी खर्चे थे मेरे रेंट मान ले, वो तो होगा ही मेरा। हाँ, कहने जब मेरा कुछ भी नहीं है तो भी जो खर्चा हो ही रहा है वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा मेरा। दिस बिकम्स योर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 भी खुद दूसरा है। हाँ बच्चा बोलो। सर आपने सीधे सीधे AC फाइंड करने के लिए डिवाइडेड बाय x कर दिया। करेक्ट। अगर हमने x की जगह 4 वैल्यू पुट करके P से निकाला और उसको डिवाइडेड बाय 4 किया और फिर AC फाइंड किया तो चलेगा क्या? नहीं बेटा, उससे प्रॉब्लम भी हो जाएगा कि तेरा x के वेरिएबल टर्म में नहीं आएगा, तेरा फंक्शन बनना चाहिए। अगर जो तू बोल रही है कि मैंने पहले x की जगह 4 डाल दिया, मतलब 4 प्रोड्यूस करी थी, तो मेरा उससे कॉस्ट आ गया, फिर डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो तेरा आएगा एवरेज कॉस्ट जब तू 4 प्रोड्यूस कर रही थी तब का। बट तेरे को यहाँ पे किस चीज़ के लिए चाहिए बच्चा? तेरे को x के टर्म्स में चाहिए। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चा लोग। अब it is known that the cost of production of 100 units of commodity is this and cost of production of 200 units is this. Assuming average variable cost is constant, find the cost function। ठीक है, अब देखो तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट में तुमको कितने प्रोड्यूस है उससे कोई मतलब है नहीं, तो ये कुछ भी a मान लो। वेरिएबल कॉस्ट को b इंटू एक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जितने हो रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन ये बन चुका है। अब देखो अगर x जगह पर मैं 100 डाल रहा हूँ तो मेरा इक्वल टू 250 हो रहा है, और अगर x जगह पर 200 डाल रहा हूँ तो इक्वल टू 300 हो रहा है। तो a और b की वैल्यू आप लोगों को इससे पता चल जाएगी। ठीक है, समझा? ठीक है, देख फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये पता है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है, मैं मान लेता हूँ कुछ a है अभी के लिए, ठीक है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर पीस अभी के लिए b है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा bx हो जाएगा बेटा, यानी ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था बेसिकली। हाँ बच्चा, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट b इंटू एक्स हो जाएगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो है a प्लस बी एक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो ये मेरा टोटल कॉस्ट है, तब देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स है a और b। पहले अगर मेरा 250 रुपये कॉस्ट लग रहा है जब मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मेरा 300 रुपये कॉस्ट लग रहा है जब मैं 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। समझा? a और b निकल जाएगा, डाल देना। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर ही है। हाँ सॉरी यार, क्या करूँ मैं, अच्छे नहीं बनाया, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं था। रादर अभी तुम नेक्स्ट वाले इसमें भी आओगे, ये डिमांड वगैरह के इसमें भी, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। अब देखो अगेन आई एम प्रिटी श्योर यू गाइस आर मच मोर मेच्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैन आई एम, बट मुझे जितना पता है, हाँ, डिमांड एंड प्राइस। देखो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस उसकी कम हो जाती है, और डिमांड नहीं ना बेटा, देख डिमांड है तो सप्लाई भी है ना, तुम लोग ये मान के चलो, तुम डिमांड सप्लाई का मत करो भाई। गाइस तुम लोग वो डिमांड और सप्लाई की बात करो। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो प्राइस कम रहेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, प्राइस ज़्यादा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों की बातें नहीं हो रही है। मैं ये मान के चल रहा हूँ जितना डिमांड है उतना सप्लाई है, ठीक है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई भी सफिशिएंटली ज़्यादा है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण प्राइस कम हो जाएगा, और अगर डिमांड ही कम है तो तुम्हारा प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तुम उस पर भी इतना स्ट्रेस मत लो,
अब एक बार का ये पढ़ लो, ठीक है। वेरियस इकोनॉमिक स्टडी शो दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एन अकोमोडेशन डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, कि उसका प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो बेसिकली वो ऐसा होता है कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा रहेगा। तुम ऐसा समझ लो उसको, रादर मैंने तुमको गलत उल्टा बोल दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा डिमांड फंक्शन जो रहता है, ये एक्स, ये ऐसा को जो बोल रहा है कि हम लिख सकते हैं डिमांड फंक्शन को, ठीक है, प्राइस के टर्म्स में। ये इतना इस पर ये था। रेवेन्यू पता है तुम लोगों को क्या होता है? हाँ, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू मतलब तुम्हारे इसमें इनकम कितना आया है, इनपुट कितना हुआ है, ठीक है ना। तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ वन इनटू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू प्राइस पर यूनिट हो रहा है। फिर इसके बाद में तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीसेस सोल्ड, मतलब पी पे ही आ गया, मतलब प्राइस ऑफ ईच पे ही हो गया है वो। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, तुम्हारा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब दिस कॉस्ट कंटेन्स ऑफ टू थिंग्स, वैसे तो क्या क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें तुम लोगों को पता है ना। अब यही अगर एवरेज मांगूंगा मैं, एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ है, तो सबको डिवाइड बाय एक्स कर लोगे तुम लोग, तो ये हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू माइनस टोटल एवरेज कॉस्ट, ठीक है, टोटल एवरेज कॉस्ट हो जाएगा उसका। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। ब्रेक इवन क्या होता है, जब तुम्हारा जितना आया, जितना आवत है उतना ही लागत है, तुमने ना कमाया ना लगाया, तो जितना रेवेन्यू था उतना ही तुम्हारा कॉस्ट हुआ था, तो ये क्या हो जाता है बच्चा लोग, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। करेक्ट है। तुम्हारे शायद तो सप्लाई और डिमांड जहाँ मिलता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, फ्रॉम नॉट आउट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो भी था तुम्हारा, तुम देखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे पहले मैं एक बार न्यू मीटिंग क्रिएट कर, तो बेटा फट से रिज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सिर्फ एक और ही एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर खत्म। हाँ बच्चा वो कल करेंगे। हाँ तो बच्चा ये 9वीं एक्सरसाइज है ना बच्चा, भी ये देख, ये 9th है, ये अब भी 8 किया ना छोटू सी अपन ने, ये बेबी सी जो की अपने 8 थी, उससे पहले जो अपन ने फोड़ू वाली किया वो 7 थी। क्या बच्चा, 9th भी ऐसे निकल जाएगी, 4 ही एग्जाम्पल्स। मुझे बहुत फीलिंग है ये अंशवी आज अपने ईगो में नहीं आया, अपने ईगो में नहीं आया, उसको पता था बेइज्जती फिर से हो जाएगी उसकी। ऑनलाइन थोड़ी आया, नहीं ना हाँ चलो, वही वही शांत बेटा सो। गाइस शांत, यही आयुषी और ये अमर्त्य क्या तो करना है, चलो शांत। देखो एक ये सब चीज़ें नहीं भी आती हो ना, तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोग अभी बिजनेस नहीं कर रहे हो, बट दीज थिंग्स वरंट वेरी क्रेजी टू अंडरस्टैंड। लाइक व्हेन वी वर इनटू आवर इंजीनियरिंग दिस थिंग, वी हैड आवर ओन स्टार्टअप, तो उसमें ये सब चीज़ें हम लोग अननोइंगली निकालते थे, क्या ये इतना तो लगना है, ये तो लगना है, ये तो लगना ही है। It was much later, after my engineering got done, my business failed, I came back to Nagpur, sat with my dad in his business, understood zero, फिर then went for understanding costing, accounting, taxation वगैरह इसमें का, तब वो terminologies आई, I could perceive those terminologies much better than maybe you guys do in the first time, क्योंकि मेरे को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था चीज़ों का। जब फिक्स्ड कॉस्ट की बात मैंने पहली बार सुनी थी मैंने ट्यूशन क्लास के अंदर, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट समझना इतना डिफिकल्ट नहीं था। बच्चे लोग वहाँ पे बहस करते हैं, बट सर अगर कोई आया ही नहीं है तो हम रेंट किस बात का भरेंगे, तो इन्हें सर को ये समझाने में डिफिकल्ट है कि अरे भाई सबका धंधा है, तेरा धंधा नहीं चल रहा, मतलब ये नहीं कि मैं नहीं भरूंगा। फिर बच्चे बोलते हैं फिर सर वो पैसे ही कैसे भरेगा, वो उसका लुकआउट है, भरना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि मैं खाना खाने गया पैसा ही तो तुम लोग मारोगे पीटोगे नहीं, पैसा वसूल नहीं करोगे क्या, सब होता है भाई वसूली, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ये स्नैक बार करके मेरा स्टार्टअप था फूड का, हमारा कैंटीन था कॉलेज में, तो वो 1.5 साल हमने चलाया था। उसके पहले 1.5 साल टक शॉप तक हमारे हॉस्टल रूम से वैसा। हाँ
टक शॉप में हमने पैसा कमाया था, कैंटीन में हमारे मैनेजर ने पैसा कमाया था। हाँ हाँ, नहीं वो हो भी जाए, बट वी आर स्टिल गेनिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड थिंग्स। चलो अब ध्यान दो, ओए ओए शांत। अब देखो, आज चॉकलेट बार सेल्स फॉर 20 रुपए, टोटल रेवेन्यू बताओ और एवरेज रेवेन्यू बताओ 30 बार का। अबे तुम 20 रुपए की एक चीज बेचे थे, तुमने 30 बेचे, कितना रेवेन्यू हुआ होगा? 600 रुपए हुआ होगा। और एवरेज रेवेन्यू अगर निकालना है तुम लोग, तो क्या हो जाएगा उसका? 600 डिवाइड बाय 30, ठीक है 20, ठीक है, तो 30 आ जाएगा। अब देखो वैसे ये वाला कहाँ पे काम में आता है? जब तुम दो वेराइटी ऑफ थिंग्स बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये चॉकलेट बार भी बेचे थे और कोई ड्रिंक भी बेच रहे थे, ड्रिंक बेचे थे तुम 10 रुपए की, तब ये गए थे 30, ये गए थे कुछ 5। अब तुमको निकालना अगर है, ठीक है, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू तुम निकालोगे, डिवाइड बाय तुम 35 कर लोगे कि ऑन एन एवरेज पर पीस जाने पे मुझे इतना रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट अब ये देखो बच्चा लोग, डिमांड ऑफ अ टीवी सेट पी, द फंक्शन डिमांड फंक्शन ऑफ टीवी सेट पी इज ये, डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बाय सेलिंग 20 पीसेस। तो बेटा अगर मैं 20 पीस बेच रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, क्या एक सेकंड, टोटल रेवेन्यू जो कि प्राइस है मेरा, ये प्राइस ऑफ 1 चल रहा है जैसा है। अब मेरे को टोटल रेवेन्यू अगर चाहिए तो P इंटू एक्स चलेगा मेरे लिए वो। हाँ देखो ना बच्चा लोग, तुम लोगों को बताया था ना, प्राइस ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ पीसेस तुम्हारा रेवेन्यू देता था तुम लोगों को। दिस P इज प्राइस, ठीक है ना, प्राइस ऑफ 1 जैसा। तो देखो P इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? 20,000 x माइनस 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुमने कितना बेचा है? 20 सेट्स बेचा है, तो ये 20 करोगे यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, डिवाइड बाय 20 करोगे तुम्हारा एवरेज आ चुका होगा, या उसको डिवाइड बाय 20 रहेगा, यहाँ पे 20 डालोगे तो भी आ जाएगा तुम लोगों का। फेयर इनफ है? हाँ, आइटम्स देख लेगा। तेरा कोई तो एक फंक्शन है कि प्राइस ऑफ ईच आइटम इस मान ले 100 माइनस 2x, ठीक है, ये प्राइस ऑफ ईच आइटम है। अब अगर तू x आइटम्स बेचेगा तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा तेरा ये, तो दैट विल बी इक्वल टू ये 100 माइनस 2x इंटू एक्स, खत्म, ये तेरा रेवेन्यू हो चुका है। हाँ, अब उसमें एक्स वैल्यू से कुछ दी थी वो डाल कर देखना पड़ेगा। अब यही अब आगे देखो एवरेज निकालना था, तो इसको डिवाइड बाय एक्स करेगा तू, मतलब बेसिकली पी वाले फंक्शन पे आ जाएगा, और वो एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल देना, ठीक है। हाँ वो भी ठीक है, बट तेरे को उसको फंक्शन पहले बनाना चाहिए कभी भी, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस ये देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज 18,000 रुपये एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना है। अब देखो ओए 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 ओए, मैं पहले कॉस्ट फंक्शन मेरा बना ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है मेरे लिए? 18,000 प्लस 550 एक्स। डिमांड फंक्शन, ये प्राइस ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा टोटल कॉस्ट इसका आ गया है, ठीक है। ये इंटू एक्स करूँगा, पी एक्स करूँगा अगर मैं, तो 4000 एक्स माइनस 150 एक्स स्क्वायर मेरा रेवेन्यू हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू जब इक्वल करूँगा मैं, तो उससे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। समझे चीज़ क्या हुई है? हाँ या नहीं? ये देख लो अभी, वो उससे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थी, एक्स वैल्यू 8 भी और 15 भी है, तुम 8 बेचो या 15 बेचो, तुम्हारा ब्रेक इवन उससे हो जा रहा है। बताइए। यानी ये प्राइस ये है, प्राइस ऑफ ईच। हाँ, अब उसको मैं इंटू एक्स करूँगा मैं, कि मैं एक्स बेच रहा हूँ, तो पी इंटू एस प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ ईच इंटू एक्स, मतलब टोटल मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। तो मेरा अगर रेवेन्यू और जो मेरा कॉस्ट चार्ट जो था वो इक्वल हो गया है, करेक्ट। एक सेकंड सॉरी, हाँ हो गया गाइस ये। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, तो जितना तेरा कॉस्ट लगा था उतना ही तेरा रेवेन्यू आ गया, इनकम आ गया। देख तो वो क्या हो रहा है ना, तो जैसे जैसे ज़्यादा बेच रहा है ये फंक्शन जैसे, वैसे वैसे उसका सेलिंग प्राइस कम हुए जा रहा है, ठीक है।
गाइस एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए प्लीज। अब देखो द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है। देखो ये कॉस्ट है और ये रेवेन्यू है। फाइंड ब्रेक इवन वैल्यू। गाइस ब्रेक इवन वैल्यू चाहिए तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी ये आ रही है ब्रेक इवन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच इट विल प्रोड्यूस प्रॉफिट। अब देखो तुमको अगर प्रॉफिट करना है तो रेवेन्यू हैज टू बी ग्रेटर देन कॉस्ट। हाँ तो देखो अब ये 50 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x प्लस 350। ये वाला तुम लोगों को आता है करना, ये हाँ इनइक्वालिटी में जो कर रहे थे तुम लोग, तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 300 इज लेस दैन 0, ठीक है। तो इससे जो भी फंक्शन बन रहा है तुम्हारा आंसर रहा है 10 से लेकर 35 के बीच में बेचोगे अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा, और उसके बाद लॉस चाहिए है तो 35 से ज़्यादा या 10 से कम बेचोगे तुम्हारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई बेटा देख एक सेकंड आई कम फ्रॉम देयर। ब्रेक इवन जब तेरा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गया, तो रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, इक्वल किया तो 2 पॉइंट्स पे आया 10 एंड 35 पे, ठीक है। अब इसके बाद में तुमको प्रॉफिट अगर चाहिए तो रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारे कॉस्ट से, तो रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो ये वाली इक्वेशन बनी। मैंने इन दोनों को अच्छा यहाँ भेज दिया है बस। एक सेकंड मीट जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, सॉरी मेरा हो सकता है कुछ गलत लिखा हो मैंने। अच्छा सॉरी इट इज़ 50x फर्स्टली, दैट इज़ वन रॉन्ग थिंग। हाँ तू लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले जाता तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट तेरा नेगेटिव आता था, तू वो करता फैक्टराइज तो तेरा एक माइनस आता था, फिर तेरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको साइन चेंज करना ही पड़ता था, इसलिए मैंने राइट साइड में पहले भेज दिया है। तो इट इज़ बिकमिंग एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 350, आई एम सॉरी ये मैंने ये x लिखना भूल गया था। यहाँ जाके ठीक है बेटा भी बातें मत करो, ठीक है। अब तुम्हारा इनके बीच में आ रहा है क्या प्रॉफिट, एट ये आ रहा है ब्रेक इवन, तो 10 से कम और 35 से ज़्यादा पे तुम्हारा क्या आएगा लॉस आएगा। अब आई थिंक दिस इज द नहीं सेकेंड लास्ट वन, ठीक है नहीं सेकेंड लास्ट, द कंपनी प्रोड्यूस द कमोडिटी विथ ये फिक्स कॉस्ट आप लोगों का, द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। बाप रे देखना देखो, it is expected to be 25% of total revenue recovered on selling product at rate of x per unit, मतलब ये 8x, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, ये वेरिएबल कॉस्ट हो चुका है मेरा, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो चुका है 24,000 प्लस 25/100 इंटू 8x, जो कि वैल्यू 2x दे रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो चुका है, कॉस्ट फंक्शन तुमको मिल चुका है। तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन क्या होने वाला है, तुम्हारा अगर प्राइस एक का 8 कहते क्या था 8 था और ये ऐसे x है तुमने देते बचा है, तो ये हो गया है। और तुमको ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ये और ये इक्वेट कर दो, किस्सा खत्म। फुद्दू क्वेश्चन था ये वाला, सिर्फ हाँ ये थोड़ा सा ये मेरे को 25% क्या हो रहा था वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। नाउ हाँ बेटा देखना उसने बोला है 25% ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है। तो देख तू अगर 8 रुपए का एक बेचती है, ऐसे तूने x बेची है, तो ये तेरा रेवेन्यू फंक्शन हो गया तेरा 8x। हाँ अब इसका 25% जो है वो तेरा वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है, हाँ 2x खत्म। तो तेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। विधि यस और नो, विधि विधि आई एम अज्यूमिंग तो समझाए, मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चा। गाइस नेक्स्ट वन, अ कंपनी इज सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, द डिमांड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज लीनियर, द कंपनी कैन सेल 2000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज 8 एंड 3000 यूनिट व्हेन द प्राइस इज ये। देखो याद करो मैं a प्लस बी एक्स लिया था अपन लोगों ने, हाँ हाँ या नहीं, हाँ मस्त नहीं था, स्माइल करते दे रहा है भाई ये बंदा, ठीक है। ये तुम्हारा प्राइस हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम डालोगे कितना, जब तुम x से 2000 डाल रहे हो तो ये 8 हो रहा है, और जब 3000 डाल रहे हो तो 4 हो रहा है, उससे a और b मिल जाएगा। अब गाइस तुमको ये डिमांड
से तुमको ये मिल चुका है तुम्हारे ए और बी की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ गया तुम्हारा 16 माइनस 151/250 एक्स, प्राइस ऑफ ईच हो गया। अब इंटू एक्स करोगे तुम्हारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा इसका, खत्म। समझा ये चीज़? ये दोनों एक्सरसाइज तो मुझे सिंपल लगी है, आई एम नॉट रियली श्योर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कल के सेशन के लिए डेडिकेटेडली वो रखेंगे। वी आर स्टार्टिंग टुमारो सेशन एट 2:30, आई डोंट माइंड स्टार्टिंग एट 2:45 ऑल्सो, नहीं 2:45, सो दैट मेरे को लगता है 1 घंटे के पहले खत्म हो जाएगी वो सेशन। तो जिनका 4 बजे का सेशन है उनका 2 बजे का भागा दौड़ी नहीं, यहीं बैठ जाएंगे लोग। विल स्टार्ट टुमारो सेशन एट 2:45, ठीक है। प्लीज गाइस ये दोनों एक्सरसाइज कर लेना, ये दोनों एक्सरसाइज में करने में कोई जान नहीं लगने वाली है, एंड आई डिड नॉट सी इट टू बी रिलेटेड टू एनीथिंग दैट वी हैव डन टिल नाउ। फाइन, चलो बाय गाइस।